अच्छा बेटा, आज की इस वीडियो में हम MCQs सॉल्व करेंगे, पेपर के MCQ सॉल्व करेंगे जो आपके जो अभी रिसेंटली टेस्ट हुआ है, टेस्ट 1 जो ऑनलाइन टेस्ट था आपके पास। वी आर जस्ट सॉल्विंग द MCQs ऑफ दैट। 25 थे कुल टोटल, तो बस हम ये स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर पैरेलल रेजिस्टेंस सर्किट। पैरेलल रेजिस्टेंस सर्किट, पैरेलल का मतलब क्या हो गया कि पहली रेजिस्टेंस ये, दूसरी रेजिस्टेंस यूँ लगा दी गई है और इन दोनों रेजिस्टेंसेस को आपने क्या कर दिया, एक सोर्स से कनेक्ट कर दिया। तो पैरेलल रेजिस्टेंस के अंदर जो ख़ास बात है, ये रेजिस्टेंस R1 है, ये रेजिस्टेंस R2 है। इसके अंदर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स क्या थे कि वोल्टेज जो होगा वो सेम रहेगा क्योंकि सेम सोर्स से कनेक्टेड है दोनों अलग अलग, और करंट जो होगा वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है। इसके अलावा तीसरी चीज़ हमने क्या देखी थी कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होगी, जो कि इक्विवेलेंट होगी, वो आपके पास होल सर्किटरी की रिड्यूस हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है। तो देखिए, पहले में कह रहे हैं सेम करंट फ्लो फॉर ईच रजिस्टर, इट कैन नॉट बी पॉसिबल क्योंकि करंट इज डिस्ट्रीब्यूटिंग हियर। सेम वोल्टेज अपीयर्स अक्रॉस ऑल रजिस्टर, ठीक है। ये मिनिमम रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द सर्किट, ये भी ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 2 और 3 सही होने का मतलब क्या है कि आपका आंसर क्या हो जाएगा, 2 और 3। नेक्स्ट है अ वायर हैविंग हाई वैल्यू ऑफ कंडक्टेंस। एक तार है जिसकी कंडक्टेंस वैल्यू जो है वो बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब क्या है कि वो बहुत तेज़ी से करंट को क्या कर रहा है, करंट को कंडक्ट कर रहा है, पास हो रहा है। जब कंडक्टेंस वैल्यू आपके पास ज़्यादा होगी तो इसका मतलब क्या है कि उसकी जो रेजिस्टेंस वैल्यू होगी वो बहुत कम होनी चाहिए, क्योंकि रेजिस्टेंस लेस ऑफर होगी तभी कंडक्टेंस ज़्यादा है। इस सेट टू बी, अगर कंडक्टेंस ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या है, इट इज सेट टू बी अ वेरी गुड कंडक्टर। मॉडरेट तो नहीं होगा, इंसुलेटर भी नहीं हो सकता। अब इंसुलेटर, गुड इंसुलेटर उस वक्त होगा जब रेजिस्टेंस वैल्यू काफ़ी हाई हो। कंडक्टेंस ज़्यादा होने का मतलब क्या है कि इट शुड बी अ गुड कंडक्टर। रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, किसी कंडक्टर की रेजिस्टेंस, अगर एक कंडक्टर है और इसकी रेजिस्टेंस अगर आप R देखिए तो आप जानते हैं कि R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ मोर रेजिस्टेंस। R इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है। तो जब हम रेजिस्टेंस निकालते हैं तो रो L ओवर A आंसर आ जाता है, यानी कि लेंथ पे भी डिपेंड करेगी, क्रॉस सेक्शनल एरिया पे भी, और नेचर, रेजिस्टेंस जो है वो आपके पास उसकी नेचर पे भी डिपेंड करेगी। तो नेचर ऑफ कंडक्टर अगर हम देखें तो पहले तो डायमेंशन ऑफ कंडक्टर बिल्कुल ठीक है। नेचर ऑफ कंडक्टर रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, डायमेंशन ऑफ कंडक्टर इसकी लेंथ, विड्थ और हाइट। फिजिकल स्टेट क्या आपको दिखाई कैसे दे रहा है, और ऑल ऑफ द अबव। तो इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर क्या होगा, और फिजिकल स्टेट ही इसकी लेंथ और एरिया को कहते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, सबके ऊपर डिपेंड करेगा। अ वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, एक वायर है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया यूनिफॉर्म है, ए है और इसकी लेंथ L है एंड रेजिस्टेंस R, इज कट इनटू 2 पार्ट्स। आपने उसको क्या किया है, 2 पार्ट्स के अंदर आपने उसको कट कर दिया। अब अगर बात की जाए किस चीज़ की, रेजिस्टिविटी की, तो एक होता है रेजिस्टेंस, एक होती है रेजिस्टिविटी। जब हम रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो इट इज डिनोटेड बाय R, और रेजिस्टिविटी रो होता है विच इज नॉट डिपेंडिंग अपॉन द लेंथ एंड द विड्थ ऑफ द वायर, दैट इज सेम एज दैट द डेंसिटी ऑफ रेजिस्टेंस। तो बताइए, अगर तार को मैं 2 हिस्सों में कट भी कर दूं तो उसकी रेजिस्टिविटी पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि इट्स आंसर शुड बी रिमेन द सेम। लेकिन अगर रेजिस्टेंस की बात की जाए और अगर इक्वली कट किया जा रहा है तो रेजिस्टेंस इसकी रिड्यूस हो जाएगी अप टू हाफ हो जाएगी। ठीक है ना। हाफ कब होगी, जब आपके पास रेजिस्टेंस की बात की जाए, बट इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द रेजिस्टिविटी रो, तो दैट रिमेन्स द सेम बिकॉज वी आर नॉट चेंजिंग द कंडक्टर। बाय चेंजिंग द लेंथ एंड द एरिया there will be no effect on resistivity of that conductor, but resistance is affected by these. ठीक है। अगला देखें, the production of heat due to electric current flow through the conductor is given by। अब ये कह रहे हैं कि अगर इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो कराया जाए, पास कराया जाए, कहाँ से पास किया जाए, थ्रू अ कंडक्टर। किसी कंडक्टर से अगर मैं इलेक्ट्रिक करंट को पास करूँ तो आप जानते हैं कि कंडक्टर से करंट को पास करते हैं तो हीट डिसिपेट होती है, हीट प्रोड्यूस होती है। तो जो हीट की प्रोडक्शन होती है वो जूल्स लॉ या जूल्स इफेक्ट के थ्रू हम क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। जूल्स थॉम्सन
तो आपने पढ़ा नहीं है, जूल्स इफेक्ट है, थॉमसन तो डिफरेंट है, तो ये भी नहीं होगा, कॉम्पटन इफेक्ट भी नहीं पढ़ा, फीडबैक इफेक्ट भी आपने नहीं, तो जूल्स इफेक्ट है बेसिकली, या हम जूल्स लॉ को कह सकते हैं। 1 kWh इज द अमाउंट, अब बता रहे हैं, आपसे पूछ रहे हैं कि 1 kWh ये क्या अमाउंट ऑफ एनर्जी होगा। अगर मैं 1 kWh एनर्जी देखता हूँ तो इसका मतलब क्या है कि 1 kWh अमाउंट ऑफ एनर्जी डिलीवर्ड ड्यूरिंग, अभी बताइए, दिस इज द अमाउंट, 1 kW इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज दैट इज डिलीवर्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ 1 hour, 1 घंटे के अंदर। 1 घंटे का मतलब क्या है कि 3600 सेकेंड्स होगा ये, ठीक है। The amount of energy delivered in 1 hour or 3600 second is called 1 kWh। तो इसका मतलब क्या है कि इसका आंसर सी होगा, 3600 इज इक्वल टू, अगर यहाँ पे 60 मिनट्स लिखा होता तो भी ठीक हो सकता था, क्योंकि 60 मिनट्स भी 1 hour के और। अच्छा, अब बात की जा रही है थर्मिस्टर की। थर्मिस्टर में क्या होता है कि एक डिवाइस होती है, जब हम इसे हीट देते हैं, गर्म करते हैं, तो इससे क्या चीज़ प्रोड्यूस होने लगती है, करंट प्रोड्यूस। जितनी ज़्यादा हीट देंगे उतना ही ज़्यादा करंट क्या होगा, डेवलप होगा, यानी कि जैसे जैसे मैं इसे हीट अप करता जाऊंगा इसकी रेजिस्टेंस रिड्यूस होती चली जाएगी और कंडक्शन का फ्लो जो, करंट का फ्लो जो है वो बढ़ता जाएगा। तो बताइए, इन दिस केस हीट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो एनर्जी कन्वर्जन अगर थर्मिस्टर में देखें तो हीट एनर्जी, हीट एनर्जी, हीट एनर्जी, इन तीनों में से एक हो सकता है। इनटू इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो होती है इसमें, लाइट एनर्जी नहीं होगा, मैकेनिकल एनर्जी भी नहीं होगा, मैकेनिकल टू हीट भी नहीं होगा। तो फर्स्ट इज, इसके बाद कह रहे हैं इलेक्ट्रिक आयरन इज मार्क्ड, एक इलेक्ट्रिक आयरन है जिसके ऊपर मार्क किया गया है, क्या क्या मार्क हुआ है, उसका वोल्टेज कितना है, 20 वोल्ट पे ऑपरेट हो रही है वो, उसकी पावर जो है वो कितनी है, 500 वॉट। अब ये कह रहे हैं द यूनिट कंज्यूम्ड बाय यूजिंग ऑफ इट, बाय इट इज यूजिंग फॉर 24, अगर 24 आवर्स, 24 घंटे तक, यानी कि अगर टाइम आपको दे दिया जाए कितने आवर्स, 24 आवर्स दे दिया जाए, तो बताइए वो कितने किलोवाट आवर एनर्जी जो है वो यूटिलाइज करें। तो अब आप यहाँ पे देखें कि आपने कैलकुलेट करना है इसकी एनर्जी इन किलोवाट आवर। तो देखिए, अगर मैं मैथमेटिकली इसको देखता हूँ तो पावर आपको कितनी दी गई है, 500 वॉट। अब जो आपको 500 वॉट पावर दी गई है, ये तो सिर्फ वॉट आ गया, आपको निकालना है किलो वॉट और फिर आवर। तो सबसे पहले तो आपके पास 500 वॉट आ गया, मल्टीप्लाई बाय आवर के लिए कितनी देर इस्तेमाल हो रहा है, 24 आवर्स, वी विल मल्टीप्लाई इट बाय 24। तो ये हो गया वॉट आवर। क्या चीज रह गई, किलो, तो इन ऑर्डर टू कन्वर्ट इट इन किलो वी विल डिवाइड इट बाय 1000। जब आप 1000 से डिवाइड करेंगे, 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा, 5 1 5, 5 2 10 होगा, 2 1 2 और 2 12 24। तो आपके पास आंसर आ जाएगा 12 किलो वॉट आवर। तो इसका आंसर क्या होगा, 12 किलो वॉट आवर। तो इसका भी आंसर क्या होगा, ए होगा। सही, इसमें हमने वोल्टेज को यूज नहीं किया, इन्होंने जस्ट दिया तो हुआ था, लेकिन इस वोल्टेज की यूटिलाइजेशन इस पूरे क्वेश्चन में नहीं थी, क्योंकि आपको पता है कि 500 वॉट है, तो वॉट को पहले किलो में कन्वर्ट कर लेंगे, तो ये डिवाइड बाय 1000 कर दिया तो किलो में, और फिर आवर में कैलकुलेट मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई बाय आवर्स जो दिए हुए हैं उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपको पता है। एंड इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस आर कनेक्टेड, कुछ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं जिसको कनेक्ट किया गया इन सीरीज। बताइए, कुछ अप्लायंसेस को अगर सीरीज में कनेक्ट कर दिया ना, तो इसका मतलब ये अंडरस्टूड है कि वो अपनी फुल पावर के ऊपर ऑपरेट नहीं हो सकेंगी, जो उनकी फुल पावर है उसके ऊपर ये कभी भी ऑपरेट नहीं हो पाएंगे, ठीक है ना। बिटवीन द मेन लाइन्स एंड द न्यूट्रल वायर टू गेट, अभी बताइए अगर इनको कनेक्ट कर दिया गया है सीरीज में, तो सीरीज में अगर आपने मेन लाइन से बिटवीन मेन लाइन एंड द न्यूट्रल वायर टू गेट, अब ये बताइए अगर वो सीरीज में कनेक्टेड, ये पहली डिवाइस हो गई, ये दूसरी डिवाइस हो गई, ये सीरीज में कनेक्टेड है, और ये इनकी मेन लाइन है, ठीक है, ये एसी सप्लाई की मेन लाइन है। तो अब ये बताइए कि अगर हमने इसे मेन लाइन से कनेक्ट कर दिया है, तो बताइए व्हाई डू वी कनेक्ट दैम,
इन ऑर्डर अगर मैं इसको मेन लाइन से कनेक्ट करता हूँ तो क्या इस मेन लाइन से कनेक्टिविटी पे क्या इसमें से सेम अमाउंट ऑफ करंट पास होगा? भाई देखिए, जितना करंट यहाँ से निकलेगा वही करंट सब में से पास हो रहा होगा, तो इसका मतलब क्या है, सेम अमाउंट ऑफ करंट। समझ में आता है? सेम करंट एंड क्या करंट के साथ पोटेंशियल डिफरेंस। अब आपको पता है कि व्हेन वी आर कनेक्टिंग इट विद द दीज रेजिस्टेंस आर नॉट कनेक्टेड सेपरेटली विद द सोर्स, अलग अलग नहीं कनेक्ट है। मतलब देखिए, इसके दोनों एंड्स अगर डायरेक्टली इससे कनेक्ट होते हैं और इसके भी दो एंड और इसके भी दो एंड, तो हम कहते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि करंट तो सेम हो सकता है, पोटेंशियल सेम नहीं हो सकता, तो ये सेकंड नहीं हो सकता। करंट क्या डिफरेंट होगा इसके अंदर? नो, सेम करंट होगा। और डिफरेंट करंट एंड द पोटेंशियल डिफरेंसेस, नहीं, ये भी नहीं होगा। तो आपके पास क्या है कि वाई वी आर कनेक्टिंग दैम इन ऑर्डर टू पास सेम अमाउंट ऑफ करंट फॉर ईच एंड एवरी रजिस्टर। तो अब आपको पता है कि हर डिवाइस अपनी पावर के रिलेटिवली डिफरेंट करंट्स ड्रॉ कराना चाहती है। तो इसका मतलब क्या है कि जो अमाउंट ऑफ करंट इसमें से पास हो रहा होगा वो तमाम डिवाइसेस के लिए डिफरेंट होगा। तो इसका मतलब क्या होगा, किसी के लिए ज़्यादा होगा, किसी के लिए कम होगा। तो इसका मतलब क्या है कि तमाम डिवाइसेस अपनी रिक्वायर्ड अमाउंट के ऊपर ऑपरेट नहीं हो पाई। तो चूंकि यहाँ पे सिर्फ सीरीज दिया हुआ है तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं सेम करंट। इसके बाद क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड टू हीट। अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है एट द रेट, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी एक वायर है, इसमें से आपने करंट आई पास किया। जब करंट पास होगा तो जब जब इलेक्ट्रिसिटी इसमें से पास हो रही होगी तो हीट डिसिपेट होगी, ये हीट है। अब डिसिपेशन ऑफ हीट देखते हैं तो वो आपके पास कौन सा लॉ होता है, जूल्स लॉ। तो जूल्स लॉ कहता है कि जूल्स लॉ जो होता है, अमाउंट ऑफ एनर्जी डिसिपेटेड is equals to I square R and T, where I is the amount of current passing through, R is the resistance of that wire, and T is the time through which the current is passing through the wire. तो बताइए इसका आंसर हो जाएगा I square RT। तो इसका भी आंसर आपको I square RT C मिलेगा। Which of the following, अब यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे कुछ बल्ब्स की आपको पावर दी गई है और आपसे कह रहे हैं कि इनमें से कौन सा बल्ब है जिसकी रेजिस्टेंस लीस्ट होगी, कम से कम। तो आप ये जानते हैं कि अगर मैं पावर देखता हूं तो इसमें सबसे ज़्यादा पावर किसकी है, 300 वॉट की है। तो 300 वॉट ज़्यादा होने का मतलब ये हो गया कि इट विल ऑपरेटेड ऑन मैक्सिमम करंट। इसको रिक्वायर्ड जो होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम करंट। अभी बताइए, जब इसको मैक्सिमम करंट को इसने ड्रॉ कराना है तो इसका मतलब क्या है कि इसकी अपनी रेजिस्टेंस बहुत क्या होनी चाहिए, लेस होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए रेजिस्टेंस। तो इसका मतलब क्या है कि जितना ज़्यादा वॉट का बल्ब होगा उसकी रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस उतनी लेस होगी। और जितना, अब देखिए सबसे कम वॉट का बल्ब 60 है तो इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस आर की वैल्यू बहुत हाई होगी, और 300 है, इसमें आर की वैल्यू बहुत कम होगी। ठीक है, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द लीस्ट रेजिस्टेंस, कम से कम रेजिस्टेंस, जिसकी पावर जितनी ज़्यादा होगी उसकी रेजिस्टेंस उतनी कम होगी। तो 300 वॉट की रेजिस्टेंस जो होगी वो आपको क्या मिलेगी, मिनिमम। और अगर मैक्सिमम यहाँ पे किया जाता तो आप कौन सा लिख रहे होते, 60। तो अभी ये 300 वॉट। अ फ्यूज इज प्लेस्ड इन सीरीज। देखिए भाई, ये आपके पास लाइव वायर जा रहा है, यहाँ पे अप्लाई किया जाता है फ्यूज। फ्यूज क्या काम करता है, सर्किट को ब्रेक कर देता है। ये आपके पास इलेक्ट्रिकल डिवाइस लगी हुई है और ये वापस बैक आपके पास। अब यहाँ पे देखिए ये लाइव वायर है। लाइव वायर पे फ्यूज क्यों करते हैं, क्योंकि इफ मोर अमाउंट ऑफ करंट पासिंग थ्रू द फ्यूज, इफ इट इज मोर देन द लिमिट ऑफ दैट करंट, तो फ्यूज क्या हो जाएगा, हीट अप होके क्या हो जाएगा, बर्न आउट हो जाएगा। और जब ये बर्न होगा तो इट विल डिस्कनेक्ट द सर्किट, एंड दैट इज हाउ यू कैन प्रोटेक्ट योर डिवाइस फ्रॉम हाई अमाउंट ऑफ करंट। ठीक है, बर्न आउट होने से आप क्या कर लेंगे, अपनी डिवाइस को बचा लेंगे अगर यहाँ से सर्किट डिस्कनेक्ट होगा। तो फ्यूज इज प्लेस्ड इन सीरीज विद अ सर्किट टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट। अब ये बताइए, फ्यूज लगाने का मकसद ये है, हाई पावर नहीं है, वोल्टेज नहीं है, हाई करंट है, कि जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट आई गुजर रहा होता है। क्योंकि देखें, एक चीज ध्यान में रखिएगा, फ्यूज ने क्या होना है, मेल्ट होना है। मेल्ट किसकी वजह से होता है, हीट की वजह से। और हीट जो होती है वो किसकी वजह से प्रोड्यूस होती है, ड्यू टू ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट। तो बताइए, फ्यूज जो है वो बेसिकली करंट के ऊपर वर्क कर रहा होता है। तो इट लिमिट्स द करंट, वोल्टेज को नहीं कहेंगे, ये इसको करंट के लिए कहेंगे कि यह हाई अमाउंट ऑफ करंट के अगेंस्ट जो होता है इसको सीरीज में लगाते हैं। कि अगर सीरीज में
a high amount of current passing through that, the heat will produce which burn out the fuse, and that is how you can protect your appliance. अगला है व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग, क्या इफेक्ट होगा इंक्रीजिंग ऑफ टेम्परेचर थ्रू थर्मिस्टर। भाई एक थर्मिस्टर है, आपको पता है कि अगर मैं इसको हीट करने लगूंगा तो आप जानेंगे कि यहाँ से करंट उतना ही क्या होगा, ज़्यादा जाता जाएगा। मोर हीट मोर करंट, बोथ वेरीज डायरेक्टली। बताइए अगर हीट कम है तो करंट कम है, तो इसका मतलब क्या है, अगर करंट ज़्यादा आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि रेजिस्टेंस क्या हो गई, इसकी रिड्यूस हो गई है। समझ रहे हैं? तो इसका मतलब क्या है कि when we provide the heat to the thermistor, its internal resistance is going to be decreases। इसकी इंटरनल देखें, अगर थर्मिस्टर की बात की जा रही होगी तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो रेजिस्टेंस डिक्रीजेस इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस। लेकिन अगर थर्मिस्टर के बजाय ये बल्ब फिलामेंट की बात करता, इसकी बल्ब फिलामेंट की बात करते हैं, तो उस केस में जैसे जैसे हीट बढ़ाते हैं टेम्परेचर क्या होने लगता है, इंक्रीज होने लगता है। तो बल्ब के लिए आंसर क्या होता, बल्ब रेजिस्टेंस के लिए आंसर ए होता, लेकिन चूंकि यहाँ पे थर्मिस्टर है तो थर्मिस्टर के लिए आंसर क्या होगा, बी होगा। अब आप अगला देखें, रेजिस्टेंस अनचेंज तो हो ही नहीं सकती, तो चेंज तो हो ही नहीं। अच्छा बताइए, रेजिस्टेंस अनचेंज उस वक्त होगी जब आपके पास कंडक्टर कौन सा हो, ओहमिक कंडक्टर हो, यानी कि प्योर कॉपर वायर अगर आपको दे दिया जाएगा तो देयर विल बी नो चेंज ऑन द there will be no change in the resistance by changing the temperature of that conductor। अगर मेरे पास रेजिस्टेंस चेंज नहीं हो रही है तो इसका मतलब क्या है कि कंडक्टर जो है वो ओहमिक कंडक्टर है, यानी कि कॉपर वायर है, प्योर वायर। कॉपर वायर जो होता है ये प्योर अगर है आपके पास तो वैसे भी है। इसका आंसर टू ओनली हो जाए। व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग, क्या इफेक्ट होगा इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ बल्ब फिलामेंट। तो भाई ये तो अभी मैंने बता दिया कि इसमें क्या होगा, राइजिंग रेजिस्टेंस इंक्रीज इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस, तो पहला आंसर वन। अच्छा, इफ लाइट बल्ब यूजेस 2 एम्पियर ऑफ करंट, अगर एक लाइट बल्ब जो है वो इस्तेमाल हो रहा है, एक बल्ब है, ये हो गया बल्ब, और इसमें से कितना करंट पास हो रहा है, आई 2 एम्पियर करंट पास हो विद वोल्टेज, जबकि इसका डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल कितना दिया जा रहा है, वी 120 वोल्ट। तो बताइए अगर करंट और वोल्टेज दोनों पता है तो मैं पावर निकाल सकता हूँ। पावर की वैल्यू अगर मैं देखूँ इसको तो P इज टू वी इंटू आई के बराबर होगा, यानी कि अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो ये 2 मल्टीप्लाई बाय 120 यानी कि 240 वॉट इसकी क्या निकलेगी, बल्ब की पावर। लेकिन आपको क्या चीज़ बतानी है, इसकी रेजिस्टेंस वैल्यू। तो V इज इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या होता है, आई आर। आपको पावर नहीं बतानी थी, आपको रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस R इज इक्वल्स टू V अपॉन आई हो जाएगा। तो वोल्टेज कितना है 120 और करंट कितना है 2। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये 60 ओम्स आपके पास क्या आ जाएगी, बल्ब की रेजिस्टेंस। ठीक है बेटे। अच्छा अब ये क्या कर रहा है, ये दो न्यूमेरिकल्स जो है ये आप लोगों को मैं ये करवा चुका हूँ, मेरे ख्याल में ये सीरीज और पैरेलल रेजिस्टेंस के बारे में। अच्छा इसको अगर आप देखें तो ये भी एक क्वेश्चन दिया गया है, सॉरी अगर हम इसे देखें इस क्वेश्चन को तो देखें इसके सॉल्यूशन के लिए थोड़ा सा ये शायद हो सकता है, मुझे याद नहीं पड़ता कि आपके पेपर में शायद दिया था या नहीं दिया था, लेकिन अगर नहीं भी दिया वो तो हम ये देखिए इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें कैलकुलेट हो सकती हैं। मसलन आपसे अगर कहा जाए कि भाई ये टीवी है, अब ये बताइए कि एक टेलीविजन है जो कि कितने वोल्टेज पे ऑपरेट हो रहा है, 220, ये भी 220, ये भी 220, तो ये हाउस होल्ड सर्किटरी है, सबके ऊपर वोल्टेज सेम है। ऑल डिवाइसेस आर कनेक्टेड पैरेलल, ये हमें पता है, ये आप खुद ही से बता सकते हैं, इस डाटा को देखते हुए कह सकते हैं कि द सर्किट इज अ पैरेलल रेजिस्टेंस सर्किट। अब देखिए यार पैरेलल का फायदा क्या होता है, हर इक्विपमेंट अपनी रिक्वायरमेंट के रिलेटिवली करंट ड्रॉ करा रहा हो। तो अब आप खुद देखें कि ये करंट हो गया इलेक्ट्रिक करंट और ये इसका वोल्टेज हो गया। तो अगर मैं इनकी पावर्स निकालूं P, बताइए पहले की पावर क्या आएगी, 220 मल्टीप्लाई बाय 0.3, 220 मल्टीप्लाई बाय 0.38, 220 मल्टीप्लाई बाय
220 मल्टीप्लाई बाय 0.3 66। तो पहले की पावर जो आ रही है वो कितनी आ रही है इसकी 66, दूसरे की फिर 0.4 है, फिर 0.5 है। 220 मल्टीप्लाई बाय 0.4, दूसरे की है 88 और थर्ड वन की आ रही है आपके पास 0.5 पर। 220 मल्टीप्लाई बाय 0.5, इसकी आ रही है आपके पास 110, सबसे ज़्यादा पावर। ठीक है, तो ये तो हो गई इनकी पावर्स। लेकिन अब आप ये देखिए कि पावर्स के बाद आपने ये चेक करना है कि यूटिलाइजेशन किसकी ज़्यादा है। तो जो चीज़ आपके पास ये पावर आई है दैट इज इन मेजर्ड इन वॉट, 66 वॉट, 88 और 100। अब अगर मैं इसको देखूं तो बताइए फर्स्ट इक्विपमेंट जो है आपके पास, जो टीवी है, वो कितनी देर चल रहा है, 10 आवर्स। तो 10 आवर्स चलने का मतलब क्या है कि 66 मल्टीप्लाई बाय 10। और अगर मैं इसको किलो वॉट आवर में निकालूं तो ये तो वॉट आवर में आ जाएगा, 66 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे आप, और डिवाइडेड बाय किससे कर देंगे, 1000 से। बताइए एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, 66 डिवाइडेड बाय 100, तो ये आ जाएगा 0.66 आ जाएगा किलो वॉट आवर। ये यूटिलाइजेशन पावर होगी वन डे की, एक दिन की, इसकी टेलीविजन की। कंप्यूटर 6 आवर्स चल रहा है तो इसका कैसे होगा, 88 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 1000। देखिए भाई 88 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 1000, 0.528। तो दूसरा आ रहा है 0.528। तो इसका मतलब क्या है कि टीवी की जो आपके पास किलोवाट आवर पावर आ रही है, एनर्जी आ रही है, दैट इज मोर देन द एनर्जी ऑफ कंप्यूटर। अब वाटर पंप देख लेते हैं, 0.54 आवर्स 110 पे। इसको कैसे निकालेंगे, 110 मल्टीप्लाई बाय 4 या डिवाइडेड बाय 1000, 0.44। तो इसका आंसर आ रहा है 0.44। अगर आप इन सबको ऐड कर लेंगे तो आपके पास टोटल कंज्यूम्ड किलोवाट आवर एनर्जी आ जाएगी जो तमाम इक्विपमेंट्स की है, लेकिन वो एक दिन की होगी। और अगर 30 डेज की आपने मालूम करनी है तो आप इसको क्या कर देंगे, 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे कम एनर्जी किसकी यूज हो रही है तो वो आप क्या कहेंगे, वाटर पंप की है सबसे लेस, जबकि वाटर पंप की पावर सबसे ज़्यादा है। जबकि यहाँ पे देखें जिसकी पावर सबसे कम है, चूंकि उसका टाइम ज़्यादा है, लिहाजा उसकी अमाउंट ऑफ एनर्जी भी क्या होगी। तो अकॉर्डिंगली जो भी क्वेश्चन होता है उसका आपने देख के आंसर करना। तो ये आपके पास कुल टोटल 25 क्वेश्चन है जिसको हमने आज डिस्कस किया है यहाँ पर। बाकी जो ये है कि नेक्स्ट टाइम से फिर हम आगे इसको देख सकते हैं। थैंक यू।